नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस चैप्टर 1 पढ़ेंगे। भारत के संसाधन। दोस्तों, भारत के संसाधन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में आप बताएं ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सेल तथा तापमान या पानी का इकट्ठा होना। तो कौन सा सही कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो हम देखेंगे दोस्तों, वो है पानी का इकट्ठा होना। क्या है? पानी का इकट्ठा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? दोस्तों, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? डेल्टा प्रदेश, पठारी प्रदेश या पहाड़ी प्रदेश या मैदानी प्रदेश। तो किस क्षेत्र में लाई जाती है दोस्तों? तो वो लाई जाती है डेल्टा प्रदेश। ठीक है दोस्तों, डेल्टा प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल या वायुमंडलीय जल। तो सबसे ज़्यादा वो करता है पृष्ठीय जल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है केरल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर स्थित है? तो वो है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संयुक्त वन प्रबंध व्यवस्था वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त वन प्रबंध व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान तो किनका? वन सुरक्षा समितियों का। नंबर 2 देखेंगे, सामाजिक वानिकी योजना को से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो विश्व बैंक से। सामाजिक वानिकी योजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तीसरा देखेंगे, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना के सहयोग से संचालित है। तो यूएनडीपी के सहयोग से संचालित है। नेक्स्ट देखेंगे, वन जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की व्यवस्था या स्थापना की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, सही जोड़ी देखेंगे हम। सही जोड़ी मिलाइए। कार्बेट, दचीगांव, मानस, पेरियार, वन अग्नि नियंत्रण, उत्तराखंड, असम, जम्मू कश्मीर, चंद्रू, केरल। तो हम देखेंगे दोस्तों, इसमें आंसर देखेंगे। इसका आंसर है कार्बेट। तो कार्बेट का है उत्तराखंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दचीग्राम, तो दचीग्राम का देखेंगे जम्मू एवं कश्मीर। कहाँ पर है? दचीग्राम, जम्मू एवं दचीग्राम का
2 का हो गया जम्मू कश्मीर, ये 1 हो गया। फिर देखेंगे मानस, तो मानस का देखेंगे असम, कहाँ पर है? असम, मानस का असम। ठीक है दोस्तों, मानस का असम। फिर है पेरियार, दोस्तों पेरियार का देखेंगे हम, पेरियार का है अणा, पेरियार में क्या आ जाएगा? केरल, पेरियार का केरल हो जाएगा, पेरियार केरल, 4 नंबर हो जाएगा। और फिर है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, तो ये है चंद्रपुर में, कहाँ पर है? चंद्रपुर में। दोस्तों 1, 2 और 3। कार्बेट का हो जाएगा उत्तराखंड, दक्षी ग्राम का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, मानस का हो जाएगा असम, पेरियार का हो जाएगा केरल, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना चंद्रपुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरी प्रश्न, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप अंत तक बने रहें। उत्तर देखेंगे बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। दोस्तों मृदा अपरदन से तात्पर्य बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतु व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? दोस्तों प्रश्न है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखेंगे मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भौम जल पाने के स्रोत क्या है? भौम जल यानी भूमि के अंदर का जल पाने के स्रोत क्या है? तो इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है। दोस्तों इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि, सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। यानी भूमि के अंदर से हम कुओं या ट्यूबवेलों के आधार पर जल निकालते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? उत्तर देखेंगे 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके मुख्य आधार निम्न है। दोस्तों 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई। नंबर 1 देखेंगे पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतु व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, लोगों की बुनियादी ज़रूरत पूरी करना। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? उत्तर देखेंगे सामाजिक वानिकी योजना की सफलता के आधार निम्नलिखित हैं। वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाना, नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे दोस्तों हिमालय क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई? तो दोस्तों आंसर देखेंगे वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में संस्थान की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की है। यह स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए?
मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे, मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाली ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। देखेंगे दोस्तों, नंबर 1, ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उप मृदा और तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत के मूल चट्टानें होती है। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना है। दूसरी परत में उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इन प्रश्नों को नोट करते जाएं, वीडियो को रोककर आप नोट करते जाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। उत्तर देखेंगे, मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर ही निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मृदा से प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट, ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर है और वनस्पति हमें मृदा पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वनोद्योग मृदा पर आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विल्काक्स ने मृदा के विषय में कहा है, मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट नीचे देखेंगे हम। यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी मिट्टी, तो वो लाल मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यह मिट्टी लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय तक पाई जाती है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में भी मिलती है। दोस्तों, इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, फिर आती है लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो हम देखेंगे लेटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। दोस्तों, यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड, पोटास की मात्रा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, यह मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले
पश्चिम बंगाल के बैसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय। दोस्तों, जल संरक्षण, जल एक मूल्यवान संपदा है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके प्रमुख उपाय निम्न प्रकार से हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 देखेंगे वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अपवाह को रोकना। नंबर 2 देखेंगे छोटे बड़े सभी नदी जल संभरों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। नंबर 3 देखेंगे जल को प्रदूषण से बचाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है? वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है? उत्तर देखेंगे वर्षा जल संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां यह भूमि पर गिरता है। यह जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है। पानी के अन्य विभिन्न स्रोतों जैसे कुओं, नलकूपों, तालाबों, झरनों का मुख्य आधार वर्षा ही है। इसके प्रमुख लाभ निम्न हैं। दोस्तों, इसके प्रमुख लाभ देखेंगे, इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जल उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसे वर्षा के कम होने या न होने के समय खेतों की सिंचाई करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस ढंग से नंबर 3 देखेंगे, इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की भी स्थिति नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, इस जल का एक यह लाभ भी होता है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जिसे कुओं, ट्यूबवेलों द्वारा बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? दोस्तों, उत्तर देखेंगे वन प्रकृति की अमूल्य देन है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग यानी 25% वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तथा कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी के केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? 15% भाग पर वन पाए जाते हैं। वनों की इस कमी के कारण भू अपरदन, अनावृष्टि, बाढ़ आदि समस्याएं आज मानव के समक्ष आ खड़ी हुई है। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे वन आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, उत्तर है वन हमारे उद्योग धंधों की आधारशिला है। यह उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। अनेक उद्योग धंधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर हैं। वनों पर निम्न उद्योग धंधे निर्भर हैं। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्पूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालों व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन उद्योग, चंदन,
टारपीन व केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए। इसके अलावा वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे तेंदुपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि से लघु उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? उत्तर है वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन ठंडी वायु के प्रवाह को रोकते हैं तथा गर्म व तेज हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण बनी रहती है। साथ ही वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। इस प्रकार वन जलवायु को नियंत्रित भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखेंगे 7 दिसंबर 1988 को घोषित वन नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं या निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 देखेंगे वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। पहाड़ी घाटियों व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाए। जंगलों पर आदिवासियों और निर्धनों के पारस्परिक अधिकार बरकरार रखे जाएं। ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के लोगों को ईंधन, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। ग्रामीण और कुटीर उद्योग को छोड़कर वन पर आधारित उद्योग को अनुमति न दी जाए। ठीक है दोस्तों, उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में मिट्टियों के विभिन्न प्रकार, उनकी विशेषता एवं वितरण को स्पष्ट कीजिए। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण। नंबर 1 है जलोढ़ मिट्टी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत 40% भाग सम्मिलित है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। उत्तरी मैदान में जमा की गई हजारों वर्षों तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नदियों ने अपने मुहानों पर मिट्टी के बहुत बारीक कणों को जमा किया है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। जलोढ़ मिट्टियाँ सामान्यतः सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसकी विशेषता देखेंगे दोस्तों हम, तो इसकी विशेषता होती है इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका चौक मिट्टी मिली होती है। नंबर 2 देखेंगे यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इस मृदा में साधारणतया पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुएं खोदना और नहरें निकालना सरल होता है, अतः यह कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। फिर आता है दोस्तों काली मिट्टी। हम काली मिट्टी देखेंगे। इस मिट्टी का रंग काला, अतः इसे काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण लावा के प्रभाव से हुआ है। इस मिट्टी में मैग्मा के अंश, लोहा व एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगड़ है। क्या है दोस्तों? इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगड़ है। इसकी विशेषता देखेंगे दोस्तों हम, तो विशेषता है इसकी काली मिट्टी का निर्माण बहुत ही महीन मृत्तिका, चीका के पदार्थों से हुआ है।
इसकी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता प्रसिद्ध है। इसमें मिट्टी के नंबर 3 है, इसमें मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूना इसके मुख्य पोषक तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, यह मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है, अतः इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। फिर आता है लाल मिट्टी। दोस्तों, यह मिट्टी लाल, पीली, भूरी विभिन्न रंगों की होती है। यह कम उपजाऊ मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी अधिकतर प्रायद्वीप भारत में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। दोस्तों, इसकी विशेषता देखेंगे हम। इसकी विशेषता है नंबर 1, यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहे के अंश अधिक होने के कारण उसके ऑक्साइड में बदलने से इसका रंग लाल हो जाता है। इसका विकास प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों से हुआ है। गहरे निम्न भूभागों में यह दोमट तथा उच्च भूमियों पर यह असंगठित कंकड़ों के समान है। लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन पदार्थों की कमी होती है। कहता है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। यह कम उपजाऊ मिट्टी है। यह घास और झाड़ियों के पैदा होने के लिए उपयुक्त है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में तमिलनाडु के कुछ भाग, उड़ीसा तथा उत्तर में छोटा नागपुर के कुछ भागों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मेघालय में भी लेटेराइट मिट्टी मिलती है। दोस्तों, इसकी विशेषता देखेंगे हम। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट-फूट से बनती है। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटास कम मिलता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। फिर आती है मरुस्थली मिट्टी। दोस्तों, क्या आती है? मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी में देखेंगे हम, यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रण की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क प्रदेशों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। विशेषता देखेंगे दोस्तों इसकी हम, तो इसकी विशेषता है यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रण की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। यह बालू प्रधान मिट्टी जिसमें बालू के कण मोटे होते हैं। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें नमी कम रहती है तथा वनस्पति के अंश भी कम ही पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी हिमालयी पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। यह मिट्टी कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग के अतिरिक्त असम, पश्चिम बंगाल, कांगड़ा आदि में भी पाई जाती है। विशेषता है दोस्तों, यह मिट्टी पतली, दलहली और छिद्रमयी होती है। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर यह अधिक गहरी होती है। यह मिट्टी चावल, गेहूं, आलू की फसल के लिए उपयुक्त है। कहीं कहीं चाय की खेती भी की जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मृदा अपरदन के कारण तथा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप अंत तक बने रहें। उत्तर, मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण अग्र प्रकार हैं या निम्न प्रकार हैं। वनों का नाश, इन्हें कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने तथा जलाने व इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले वर्षों से वनों का विनाश हो रहा है। फलतः पानी को नियंत्रित
करने की शक्ति घटी है और भूमि का कटाव बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, भूमि का कटाव बढ़ गया है। नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। नंबर 2 है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों को भी प्रयोग में लाना। नंबर 3 देखेंगे वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोकना। नदियों पर बांध बनाकर जल के तीव्र प्रभाव को रोककर भूमि के कटाव को रोकना। नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, खेतों की ऊंची मेड़ बनाना। नंबर 7 है ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों उत्तर देखिए, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र। दोस्तों यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका की अलग अलग परत हैं। ऊपरी मृदा की ऊपरी परत है ये, फिर उप मृदा, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, अक्षीय शैल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से ऊपरी मृदा, उप मृदा, अर्ध स्तर, आधारी शिला या आधारी शैल, आधार शैल, अक्षीय शैल, उप मृदा और मृदा। तो ये मिट्टी के 4 भाग हैं। नेक्स्ट है जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है। जल संसाधन का मानव जीवन पर क्या महत्व है। जल संसाधन का मानव जीवन पर क्या महत्व है। उत्तर देखेंगे, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत, जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं, पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। ठीक है दोस्तों, तो हम ये इसके देखेंगे पृष्ठीय जल। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल क्या है। नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब आदि है। भारत में कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियों सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है। भारत की प्रमुख नदियों व झीलों का विवरण निम्न है। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे भौम जल। नंबर 2 है भौम जल। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। इसका 60% भाग ही मिट्टी की ऊपरी सतह तक पहुंचता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। शेष सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद्य चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है। देश में भौम जल का विवरण बहुत असमान है। दोस्तों भौम जल का विवरण बहुत असमान है। समतल मैदानी भाग भौम जल की मात्रा अधिक है, जबकि दक्षिणी भारत में भौम जल की कमी पाई जाती है। नंबर 3 आता है दोस्तों वायुमंडलीय जल। क्या आता है वायुमंडलीय जल। यह वाष्प रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता है। फिर आता है दोस्तों महासागरीय जल। क्या होता है महासागरीय जल। महासागरीय जल में देखेंगे दोस्तों हम देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर इस जल का प्रमुख उपयोग मुख्यतः जल परिवहन व मत्स्य उद्योग में होता है। जल संसाधन का महत्व। दोस्तों हम देखेंगे जल संसाधन का महत्व। तो जल संसाधन का क्या महत्व है। मानव शरीर के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। इसे आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता है। जीवन जीने के लिए भोजन एक आवश्यक अनिवार्यता। भोजन की प्राप्ति कृषि, उपज एवं वनस्पति द्वारा होती है। कृषि हेतु जल आवश्यक है। विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए जल एक सस्ता एवं महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन साधनों एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि में भी इसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जल का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, विकास के प्रत्येक आयामों में
है, अतः जल ही जीवन है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है दोस्तों, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपायों व का वर्णन कीजिए। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? दोस्तों, जल संरक्षण जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती है। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। जल संरक्षण के उपाय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। अथवा देखेंगे, वन भारत के लिए वरदान है, सत्यापित कीजिए। वनों से होने वाले 6 प्रत्यक्ष लाभ, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ही प्रश्न बनता है। वनों का महत्व, वनों का महत्व डॉक्टर PH चटरवक के अनुसार वन राष्ट्रीय संपत्ति है। वन क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति। किसके अनुसार? डॉक्टर PH चटरवक के अनुसार। और सभ्यता के लिए इनकी नितांत आवश्यकता है। ये केवल लकड़ी ही प्रदान नहीं करते बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा तथा राज्य के लिए आय भी उत्पन्न करते हैं। इसके परोक्ष लाभ तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों के महत्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ। दोस्तों हम देखेंगे प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। तो वनों से प्रत्यक्ष लाभ, दोस्तों हम देखेंगे वनों से प्रत्यक्ष लाभ। लकड़ी की प्राप्ति, वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से सागौन, साल, देवदार, चीड़, शीशम, आबनूस, चंदन आदि की लकड़ी प्राप्त होती है। गौण पदार्थों की प्राप्ति, वनों से अनेक प्रकार के गौण पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, जिसमें बांस, बेंत, लाख, राल, शहद, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ तथा जड़ी बूटियां प्रमुख हैं। नंबर 3 देखेंगे, आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री, वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस से कागज उद्योग, चीड़, शूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालें व बबूल से गोंद, चमड़ा एवं तारपीन, केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटी आदि बूटियों से औषधि उद्योग विकसित होते हैं। चारागाह, वन क्षेत्र, जानवरों के लिए उत्तम चारागाह स्थल, वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती है। नंबर 5 है रोजगार, वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आवाजाही, आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, राजस्व की प्राप्ति, सरकारों को वनों से राजस्व व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। विदेशी, नंबर 7 है विदेशी मुद्रा का अर्जन, वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्यात करने से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आता है वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या होते हैं? J.S. कॉलिंस के अनुसार वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं या रहते हैं, वे तूफानी वर्षा को दबाते हैं, नदियों को अनुशासन में रखते हैं, झरनों को बनाए रखते हैं और पक्षियों का पोषण करते हैं। वनों के अप्रत्यक्ष लाभ निम्न प्रकार से हैं।
दोस्तों निम्न प्रकार से हम देखेंगे। जलवायु को सम बनाए रखना, वन जलवायु को मृदुल बनाते हैं, वन गर्मी और सर्दी की तीव्रता को कम करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है वर्षा में सहायक, वनों की नमी से उन पर से गुजरने वाले बादल नमी प्राप्त करके वर्षा कर देते हैं। नंबर 3 है बाढ़ों से रक्षा, वन पानी के वेग को कम कर देते हैं, बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं, बाढ़ का पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में जाता है, इससे बाढ़ नियंत्रण होता है। नंबर 4 देखेंगे रेगिस्तान के प्रसार व नियंत्रण। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है तो और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। अतः वन मरुस्थलों के विस्तार को पूरी तरह से रोके रखते हैं। नंबर 5 देखेंगे भूमि के कटाव को रोकते हैं। वनों के कारण मृदा की ऊपरी सतह नहीं बह पाती है, इससे मृदा के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है एवं उपजाऊ बनी रहती है। उर्वरा शक्ति नंबर 6 उर्वरा शक्ति में वृद्धि। वनों द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि वृक्षों की पत्तियां, घास व पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि भूमि पर गिरकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। वे देशी व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा वन संरक्षण के प्रयास। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार वनों की देखरेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई है। इस नीति के 2 मुख्य उद्देश्य है, राजस्व प्राप्ति और वनों का संरक्षण। एक तो है राजस्व प्राप्ति और एक वनों का संरक्षण। दोस्तों हम देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गए। सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई गई। इसकी 4 प्रमुख बातें थी। नंबर 1 देखेंगे दोस्तों हम वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित रखना या करना, वनों के संबंध में अनुसंधान करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 7 दिसंबर 1988 को नवीन नीति घोषित की गई, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतु व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। नंबर 3 में है वर्ष 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य का योजना लागू की गई। वन विकास हेतु निम्न कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों हम देखेंगे केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, भारतीय वन संरक्षण संगठन वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका पता लगाने हेतु 1971 में इस संगठन की स्थापना की गई। नंबर 3 है वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। देहरादून में वनों से प्राप्त वस्तुओं तथा वनों के संबंध में अनुसंधान एवं शिक्षा देने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर और बुहट। दोस्तों बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जबलपुर और बुहट। नंबर 4 देखेंगे
क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना राज्य सरकार के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून में क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। नंबर 5 है भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की है। वन महोत्सव वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री के एम मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया है। प्रति वर्ष देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। सामाजिक वानिकी लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर देखेंगे, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना देश में वनों में आग लगने के कारणों का पता लगाने तथा रोकथाम के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखंड में UNDP के सहयोग से एक आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण परियोजना शुरू की गई है जो देश के 10 राज्यों में चलाई जा रही है। संयुक्त वन प्रबंध देश के राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के नष्ट हुए वनों के विकास हेतु 35,000 ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई है। नंबर 10 देखेंगे, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया है। सरकार ने वनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम्य वन और वृक्ष समूह। प्रबंधन की दृष्टि से वनों के 3 वर्ग है। आरक्षित वन 52%, सुरक्षित वन 32% और अवर्गीकृत वन 16%। अगर प्रश्न बनता है कि आरक्षित वन कितने हैं तो 52% है, सुरक्षित वन 32% है और अवर्गीकृत वन 16% है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। उत्तर देखेंगे, वन प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वन के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों को भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने का खतरा है। इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तथा ज्यों का त्यों पहुंचना प्रत्येक नागरिक का धर्म है और कर्तव्य। इसलिए वन्य जीव जंतुओं को उनके मूल प्राकृतिक स्वरूप में पनपने देने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण अनिवार्य है। नंबर, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। दोस्तों, हम वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय देखेंगे। वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1 है वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। नंबर 2 है वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। नंबर 3 वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, हम लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभयारण्यों की स्थापना करना। नंबर 5 है वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना।
नंबर 6 है वन्य जीवों के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का विकास करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों हम देखेंगे मानव संसाधन की प्रमुख समस्या, मछली पालन, रेगिस्तान का विस्तार, वनों में आग लगने वाली या आदिवासी गतिविधियाँ। तो दोस्तों वनों में लगने वाली आग प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो किस प्रकार की, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो किस प्रकार की पाई जाती है, तो काली मिट्टी। किस प्रकार की पाई जाती है, काली मिट्टी। किस पौधे या पेड़ की अनुपस्थिति में मृदा की कौन सी परत बड़ी पतली होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है ऊपरी परत। कौन सी होती है, ऊपरी परत। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसे टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या असम। तो किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है असम को। वन महोत्सव के जन्मदाता है। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है दोस्तों, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी या आचार्य विनोबा भावे। तो कौन है, के.एम. मुंशी।